गुड मॉर्निंग, दोबारा से गुड मॉर्निंग। फिर से सुप्रभात। फंक्शन के इस सत्र में शायद कक्षा नंबर 11 है, ये क्लास नंबर 11 में आपका स्वागत है। और जो सवाल हमने कर लिए थे वो थे तकरीबन हम 50 पार कर चुके हैं और 50 पार करके हम पहुंच गए थे 54 तक। 54 तक हम पहुंच गए और आज हम शुरू करेंगे 55, 55 नंबर, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 नंबर। क्लासेस अपलोड हो गई है। कल वाली जो क्लास है वो वेब पे नहीं हुई थी। कल वाली जो क्लास थी वो वेब पे नहीं हुई है, मोबाइल पे आप देखेंगे, मोबाइल पे आपको मिल जाएगी वो क्लासेस। कल वाली क्लास वेब पे नहीं है। द पीरियड ऑफ मोड कोस एक्स किसके बराबर होगा? मोड कोस एक्स का आवर्तकाल किसके बराबर होगा? तो मैंने बताया था जब मोड लग जाता है तो आवर्तकाल को हाफ कर देता है, आधा कर देता है आवर्तकाल को। तो कोस एक्स का आवर्तकाल होता है 2 पाई। कोस एक्स का आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई। और मोड कोस एक्स का आवर्तकाल होता है आधा। मोड लगते ही आवर्तकाल आधा हो जाता है, 2 पाई बाई 2। आवर्तकाल आ गया पाई, तो आंसर आएगा पाई। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर हो गया पाई। मैंने बताया था स्क्वायर करने से भी आवर्तकाल आधा हो जाता है और मोड करने से भी आवर्तकाल आधा हो जाता है। अगर मोड कर रहे हैं तो भी आवर्तकाल आधा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी आवर्तकाल आधा हो जाएगा। स्क्वायर भी आवर्तकाल को आधा कर देता है और मोड भी आवर्तकाल को आधा कर देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का पीरियड बताइए, आवर्तकाल बताइए। ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। और मैंने बताया था कि जब दो फलन जुड़ रहे हो तो आप दोनों का अलग अलग आवर्तकाल निकाल लो और फिर इनका एलसीएम निकाल लो। दोनों का अलग अलग आवर्तकाल निकाल के एलसीएम निकाल लो। दोनों का अलग अलग आवर्तकाल लेके, जैसे इसका आवर्तकाल लिया साइन का आवर्तकाल 2 पाई होता है, लेकिन के एक्स के साथ गुणा है तो मोड के का भाग लग जाएगा। मोड के का भाग लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसका आवर्तकाल ले लो, कॉस वाले का। कॉस का आवर्तकाल भी 2 पाई है और एक्स के साथ के गुणा हो रहा है तो के का भाग लग जाएगा। फिर इन दोनों के आवर्तकाल का एलसीएम ले लो। इन दोनों के आवर्तकाल का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे के। यही आ जाएगा क्योंकि सेम है तो आवर्तकाल भी यही हो जाएगा। मोड के मोड लेना मत भूल जाना, मोड लेना मत भूल जाना, क्योंकि के माइनस का भी हो सकता है, के प्लस का भी हो सकता है, लेकिन आवर्तकाल कभी माइनस का नहीं हो सकता। आवर्तकाल कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए मोड लेना जरूरी है। के पे मोड लगाना आवश्यक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोबारा क्वेश्चन नंबर 7। साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का आवर्तकाल कितना होगा? साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का आवर्तकाल कितना होगा? गुड मॉर्निंग अशोक। इसका आवर्तकाल कितना होगा? बिल्कुल, दो फंक्शन है आपके पास, इसमें दो फंक्शन है। टू पाई डिवाइडेड बाय एक्स का गुणांक पाई बाई 2 है तो डिवाइडेड बाय पाई बाई 2।
ये इसका आ गया, इसका निकालोगे तो इसका भी यही आ जाएगा 2 पाई बटा पाई बाई 2, और फिर इनका एलसीएम, तो 2 ऊपर आ जाएगा, पाई कट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, तो आंसर आ गया आपका 4। तो इसका आवर्तकाल होगा 4। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये थोड़ा जटिल है। द पीरियड ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का पीरियड बताइए, इसका आवर्तकाल बताइए, इसका आवर्तकाल बताइए। गुड मॉर्निंग मंजू, गुड मॉर्निंग कविता। इसका आवर्तकाल बताइए। इसे पहले आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 2 साइन 8x कॉस x माइनस 2 साइन 6x और कॉस 3x, 3 ही कॉस 3x। ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 हो गया 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x कॉस x माइनस 2 साइन 3x साइन 4x। अपना सूत्र लगा दो, सूत्र लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। दूसरा, इन दोनों पे तो ये क्या लग जाएगा, ए कॉस वाला लगेगा, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरा है दोनों साइन का, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 3 सूत्र है, ये इस पे लगा दो, जिसमें जो लग रहा है वो लगा दो। इन दो में तो ये फर्स्ट वाला लग जाएगा, इसमें ये सेकंड वाला लग जाएगा, और इसमें ये थर्ड वाला लग जाएगा। सूत्र लगाने के बाद जो हमें फंक्शन मिलेगा वो होगा एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस बी, 8 और 1 9x हो जाएगा, साइन 9x साइन 7x माइनस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे इसमें ये वाला हो जाएगा cos 3x प्लस cos x माइनस cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos a प्लस बी cos 7x। ब्रैकेट खुलेगा तो साइन 9x से 9x कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, ऊपर आ गया साइन 7x माइनस साइन 3x बटे
cos 3x माइनस cos 7x, साइन 7x माइनस साइन 3x बटा cos 3x माइनस cos 7x। अब फिर से सूत्र लगा दो, साइन c माइनस साइन d का cos c माइनस cos d का, साइन c माइनस साइन d, दो cos c प्लस d बटा दो साइन c माइनस d बटा दो, फिर cos वाला लग जाएगा एक, cos c माइनस cos d, दो साइन c प्लस d बटा दो साइन d माइनस c बटा दो। ये दोनों लगाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ गया, दो cos c प्लस d बटा दो, 7 और 3 10, 10 बटा दो 5, cos 2 cos 5x साइन 7 माइनस 3 4, 4 बटा 2 2 साइन 2x बटा 2, नीचे आ जाएगा cos c प्लस डी साइन c प्लस डी, 3 और 7 10, 10 बटा 2, ये हो जाएगा साइन 5x, और अगला हो जाएगा साइन 7 माइनस 3 4 और 4 का 2x, साइन 2x, साइन 2x से 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, और cos बटा साइन कोट 5x आ गया, है ना, कोट 5x आ गया। और कोट का जो होता है वो होता है, कोट का पाई होता है ना, कोट का आवर्तकाल होता है पाई, और फिर 5 का भाग लग जाएगा तो पाई बटा 5। क्या गड़बड़ किया मैंने? कुछ गड़बड़ की है क्या? नन ऑफ दीज, कुछ गलती की है मैंने? क्या मैंने कोई गलती की है? अपॉन में प्लस आएगा, अच्छा ये प्लस आएगा ना, अच्छा ये प्लस आने की वजह से फॉर्मूला बदल जाएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आने से ये आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बटा 2 और cos c माइनस डी बटा 2। ये गड़बड़ हुई है, ऊपर तो ठीक आया है, ऊपर तो आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos 7 3 10, 10 बटा 2 5x साइन 2 cos और 3 2 5 5x cos 7 माइनस 3 4 2x, tan 2x आ गया। अब ठीक है, tan का होता है पाई, 2 का भाग लग रहा है तो पाई बाई 2, और ये आपका आंसर हो गया ए। अब सही है, हाँ ठीक हो गया, पाई बाई 2। तो इस तरीके से पहले इसको थोड़ा सा छोटा करना था और फिर आवर्तकाल निकालना था, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि इतने सारी चीज़ों का एक साथ आवर्तकाल निकल सके, तो एक साथ नहीं निकल सकता, इसका मतलब पहले सॉल्व होंगे और सॉल्व होने के बाद फिर आवर्तकाल निकलेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, एक फंक्शन है, ये 0 है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो माइनस अनंत से लेकर 0
से लेकर 0 से लेकर अनंत तक परिभाषित है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। बताना है कि जो एफ इनवर्स है उसका डोमेन और रेंज क्या होगा, उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इसका डोमेन एफ इनवर्स जो है उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। जैसे ही हम निकालते हैं तो हमारा वो चेंज हो जाता है। अब ये फलन पहले तो ये देख लो कि एक एक की आच्छादक है या नहीं है, एक एक की आच्छादक है या नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तब तो एफ इनवर्स ही नहीं बनेगा, और एफ इनवर्स ही नहीं बनेगा तो फिर काहे का एफ इनवर्स का डोमेन और किस बात का रेंज। तो कोई डोमेन और कोई रेंज नहीं होगा। तो पहला हमें देखना है कि एफ इनवर्स बनेगा क्या, तो जवाब है बनेगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि माइनस के मान लिए गए हैं, सिर्फ माइनस वाले मान लिए गए, और हर माइनस के मान पे एक इकलौता मान आएगा उधर, है ना, हर इकलौता मान आएगा एक। तो क्लियर है, जवाब है हाँ बिल्कुल है। तो ये एक आच्छादक फलन है। भाई एक चीज चाहिए थी, या तो प्लस वाले ले लेते या माइनस, दोनों लेते हैं तो एक एक ही नहीं होता, दोनों लेते तो एक एक ही नहीं होता, क्योंकि -1 पे भी वही आता और +1 पे भी वही आता है। इसमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर होने की वजह से -1 पे भी और +1 पे भी दोनों पे सेम आता, तो एक एक ही नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ एक हिस्सा लिया, सिर्फ माइनस वाला ले लिया, बस ठीक है, प्लस वाला नहीं लिया। अब प्लस वाला है ही नहीं तो सिर्फ माइनस वाले के हर एक बिंदु पे एक आंसर आएगा आपके पास। तो फलन एक एक के आच्छादक है। अब इनवर्स जब हम निकालते हैं तो फिलहाल तो एफ के लिए तो ये डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है ना, ये डोमेन है और ये रेंज है। यहाँ पे रेंज क्यों बोल रहा हूँ, कोडोमेन क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि एफ इनवर्स बन रहा है, एफ इनवर्स बन रहा है इसका मतलब आच्छादक है, और आच्छादक है इसका मतलब सह प्रांत और रेंज एक ही है। फिर सह प्रांत और रेंज एक ही है, क्योंकि फलन आच्छादक है, आच्छादक है तो सह प्रांत और परिसर पूरा एक ही होता है, तो परिसर हो गया। ये एफ के हैं, ये एफ के हैं, एफ डोमेन और एफ रेंज। जब उल्टा करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो वो डोमेन बन चुका होगा, ये रेंज बन चुका होगा। तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, एफ इनवर्स का प्रांत वो हो जाएगा उधर वाला, और परिसर हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स में दोनों उल्टे हो जाते हैं, भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपस में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसमें एक एक की आच्छादक जो है वो ये दिया गया कि इसमें रियल नंबर है आपके, यहाँ माइनस वाले रियल नंबर है विद जीरो, माइनस वाले रियल नंबर विद जीरो, और यहाँ पर सारे सारे प्लस के रियल नंबर है विद जीरो है। तो यहाँ आप कोई भी माइनस का रखेंगे, जीरो रखेंगे तो जीरो पे जीरो आ गया, -1 रखेंगे, -1 पे +1 आ गया, -2 पे 4 आ गया, ठीक है ना। अब एक एक की तब नहीं होता ये, इसकी एक एक की प्रॉब्लम तब आती जब +1 भी होता, लेकिन +1 तो है ही नहीं, +1 तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ माइनस वाले हैं, और सिर्फ माइनस वाले हैं तो -1 पर ही एक आएगा, वरना एक +1 पे भी आता, लेकिन +1 तो है ही नहीं, तो ये इसलिए एक एक ही हो गया, इसलिए एक एक ही हो गया। बाकी जैसे हम एक एक ही चेक करते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, एक्स बराबर वाई रखा, फलन में एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर आ गया, दोनों को एक तरफ करने पर एक आ गया x माइनस वाई, एक आ गया x प्लस वाई बराबर 0। आपके दो स्थितियां आ गई, एक आ गई x माइनस वाई बराबर 0 तथा एक दूसरी आ गई x प्लस वाई बराबर 0। एक तो उत्तर आया x बराबर वाई, ठीक है, ये तो कह रहा है कि एक एक ही है, ये तो कह रहा है कि एक एक ही है, लेकिन एक दूसरे वाले को भी देखना पड़ेगा। दूसरे वाला कह रहा है कि y बराबर है -x, वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे के सारे नंबर माइनस के हैं, सारे के सारे नंबर माइनस के हैं। तो अगर मैं कोई भी x माइनस का लूँ, x तो माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि सारे माइनस के हैं, x माइनस का लूंगा तो y प्लस का आएगा, y प्लस का हमारे पास है ही नहीं,
तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे काम करती नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन काम करेगी कि x बराबर y, और x बराबर y है, इसका मतलब ये एक एक ही है, एक एक ही है। पर दो कंडीशन है। ये कह रहा है कि ये जो बात है एफ एक्स बराबर एफ वाई, ये दो स्थितियों में बराबर हो सकती है। तो एक्स बराबर वाई हो या एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, इसका मतलब है एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो डोमेन है उसमें सब माइनस के हैं, तो दोनों को माइनस का होना पड़ेगा। दोनों को माइनस के होने पर दो नंबर दोनों ही माइनस के हैं, तो उनका जोड़ जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ, जोड़ तब जीरो होता है जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, और एक प्लस एक माइनस यहाँ है नहीं, यहाँ तो दोनों ही माइनस है, इसलिए ये बात संभव नहीं है। बच गई ये वाली बात। अब आ जाते हैं आच्छादक पे। तो आच्छादक में आप यहां से कुछ भी बोलिए, हर किसी का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो फलन था, आपको कोई भी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपके पास दो मान होंगे। कोई भी वाई चाहिए उसके लिए आपके पास दो मान होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दो चाहिए, आपको दो चाहिए तो उसके लिए दो मान है, प्लस माइनस अंडर रूट दो। हर मान के लिए आपके पास प्लस माइनस दो है। तो अगर आपको दो चाहिए तो प्लस का अंडर रूट दो तो नहीं मिलेगा, लेकिन माइनस का अंडर रूट दो तो मिल जाएगा। तो अगर आपको यहां से कोई भी मान चाहिए, कोई भी जो भी चाहिए, सपोज करिए आपको ए चाहिए, तो आपको ए चाहिए तो आप माइनस अंडर रूट ए यूज करिए। माइनस अंडर रूट ए रखने पर ए आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट ए यहाँ पे होगा। अगर ए वहां होगा, याद रखिए ये सब प्लस के हैं, तो ए अगर प्लस का होगा तो अंडर रूट ए आएगा, और माइनस का अंडर रूट ए आपको यहाँ मिल जाएगा, और वो रखोगे तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों साइड से। हाँ, याद रखिए ऐसा नहीं कहा था मैंने कि ये ऑन टू नहीं है। शुरुआत में जब मैंने फंक्शन पढ़ाए थे उसमें मैंने बात बताई थी, जब तक आप प्रांत ना देख लें, जब तक आप सह प्रांत ना देख लें, जब तक आप नियम ना देख लें, तीनों चीजों को देख कर आपको कहना होगा कि वो आच्छादक है, एक एक ही है या नहीं है। क्योंकि प्रांत बदलते नियम वही रह जाए, नियम वही रह जाए, प्रांत और सह प्रांत को बदल दो तो भी आप किसी फलन को एक एक ही और एक एक ही नहीं दोनों बना सकते हो, सिर्फ प्रांत चेंज करके, सिर्फ सह प्रांत चेंज करके। तो इसलिए पहले ऐसे सीधा मत बोलो कि ये तो कभी एक एक ही होता ही नहीं था। कभी जैसा कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो सदियों से लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो हमेशा सत्य है, वो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। आज तक ऐसी चीज नहीं मिली जिसको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। अगर ऐसा मिल जाता, एक चीज ऐसी मिल जाती कि एब्सोल्यूट ट्रूथ होता, तो सारे धर्म पंथ जात सब खत्म हो जाते, सारा ये जो जितना शोर शराबा है सब खत्म हो जाता, और फाइनली हम एक चीज को पकड़ लेते। क्योंकि पता यही तो, ये फल, ये सब चीजें बढ़ क्यों रही है, ये बढ़ रही है क्योंकि एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं। दावा सब करते हैं, दावा सब करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, जो अंतिम सत्य है, वो किसी के पास नहीं है। और क्या पता वो है या नहीं है, क्या पता वो है या नहीं है। किसी एक धर्म में जाइए, किसी एक विचारधारा में जाइए, वो कहेगा कि ये परम सत्य है। किसी दूसरी में जाइए, वो कहता है ये परम सत्य है। तीसरी कहेगी कि ये परम सत्य है। चौथी कहेगी ये परम सत्य है। और कोई ना तो अपने आप को साबित कर सकता है, कोई अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि ये परम सत्य, जो मैं कह रहा हूं वो परम सत्य सही में परम सत्य है। बस मुझे, मेरे जो अनुयायी हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, वो मेरे पास आ जाइए और मेरे वाला परम सत्य को सत्य मान लीजिए। वो उसमें चले गए। दूसरे वालों ने दूसरा परम सत्य पकड़ लिया, तीसरे वालों ने तीसरे पकड़ लिया। कौन गलत, कौन सही? ना यहाँ कोई सही है और ना कोई यहाँ गलत है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इन सब में से कोई भी अगर प्रूफ कर पाया कि मेरा परम सत्य सही में परम सत्य है, उस दिन बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सब कोलैप्स हो जाएंगे, सिर्फ वो एक बच पाएगा, क्योंकि वो परम सत्य है। सत्य तो एक ही होगा, वो बचेगा। तो इस वजह से एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, गणित में भी नहीं होती, गणित में भी नहीं होती। याद रखिए, कहीं भी परम सत्य नहीं है, शर्तों के साथ सत्य है, शर्तों के साथ सत्य है बस, है ना। तो याद रखिए, शर्तों के साथ सत्य है, खाली सत्य नहीं है कि बस ये सत्य है, इस पे कोई शर्त लागू नहीं है, बस ये सत्य है, नहीं। जैसे आप ना, अगर आप हिंदू हैं तो ये सत्य है, अगर आप मुस्लिम हैं तो ये सत्य है। शर्तें देखो, शर्तें हैं, शर्तें। हिंदू हो तो ये सत्य है, मुस्लिम हो तो ये सत्य है, जैन हो ये सत्य है, सिख हो ये सत्य है। शर्तें हैं। इसका मतलब सिख नहीं हो तो आपका सत्य वो नहीं है, फिर कुछ और है। आप ये नहीं है तो आपका सत्य कुछ और है। इसका मतलब सत्य शर्तों के साथ वाला है, तो फिर परम सत्य कैसे हुआ?
शर्तों के साथ जो सत्य आएगा वो परम सत्य कैसे हुआ? वो परम सत्य तो नहीं है, चरम सत्य तो नहीं है, वो एब्सोल्यूट तो नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता शर्तों से कि शर्तें क्या है, गधे, घोड़े, बकरी, इंसान, सबके लिए वो एक ही होगा, ऐसा है नहीं। यहाँ तो इंसानों के लिए 50 है, तो फिर इसका मतलब वो परम सत्य इनमें से कोई भी नहीं है, ना कोई प्रूफ कर सकता है। वो प्रूफ नहीं कर सकता, इसीलिए तो नए नए और बन जाते हैं। कोई प्रूफ नहीं कर सकता, इसीलिए तो और नए बन जाते हैं। आज मैं अपना एक परम सत्य ले आऊंगा और मैं कह दूंगा नहीं, एक व्याख्या ही तो करनी है, साबित थोड़ी करना है, साबित नहीं करना, सिर्फ व्याख्या करनी है कि कैसे दुनिया बनी, दुनिया कैसे आई, इसकी एक व्याख्या लानी है मुझे, एक बढ़िया सी। बस इतने में एक पंथ, एक दिशा मैं और बन जाऊंगा, है ना। ये है कहानी। तो इसलिए कोई भी जो बोल रहा है ऐसे बिल्कुल ना बोलिए, ऐसा खुला शब्द कभी भी मत बोलिए कि भाई सर ये तो एक एक ही है ना। ये तो हमेशा एक एक ही होता है, हमेशा नाम की कोई चीज नहीं है, सर्वदा नाम की कोई चीज नहीं है। एक फ्रेम में वो सही है, एक फ्रेम में वो गलत है। रिलेटिविटी पढ़ी है ना आपने, रिलेटिविटी समझाती यही है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। हर चीज रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है। कोई आदमी अमीर है नहीं, कोई नहीं अमीर। अमीर तब तक है वो जिन लोगों के बीच में रहता है, अगर उन सब की कमाई उससे कम है तो वो अमीर है। कल अगर वो वहां से उठकर उन लोगों के बीच में चला जाए जहां उसकी इनकम सबसे कम है, तो वहां पे वो गरीब हो जाएगा। इस क्षेत्र का अमीर आदमी दूसरे क्षेत्र का गरीब आदमी हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा। आप जिन 10 आदमियों में रहते हैं, आपके मान लीजिए 60% है, और आपके जितने भी दोस्त हैं, किसी के 45 है, किसी के 47 है, कोई फेल है, तो आप क्या हुए? सबसे इंटेलिजेंट उनमें। उनमें आप क्या कहलाएंगे? यार ये तो बहुत गजब है, ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत कमाल का है, क्योंकि आपके 60% है, बाकी सबके 45 है, कोई फेल है, तो आप हो गए बढ़िया, सुपरस्टार हो गए, जीनियस हो गए। लेकिन यही जीनियस जब एक दूसरी जगह जाए जहां पे वहां पे जो बच्चे हैं उन सबके कम से कम 80 से ऊपर है, अब वहां क्या होगा? सबसे मूर्ख, सबसे गधा यही है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। मतलब कहाँ का सुपरस्टार, यहाँ का गधा हो गया। तो रिलेटिव है, कहाँ आप रहते हो उससे आपका सत्य बदल जाएगा, है ना। और परम सत्य कोई है नहीं, तो वो मिलता नहीं है, इसलिए सत्य बदलता रहता है। वैसे भी है कि इसलिए 3 चीजें मैंने शुरू में भी कही थी, प्रांत, सह प्रांत और नियम, तीनों को देख कर बताइएगा कि कोई फलन एक ही के आच्छादक है या नहीं है। सीधा नियम देख के मत चिपका दीजिएगा कि ये है। एक ही फलन प्रांत सह प्रांत बदलते ही एक एक ही से बहु एक एक ही हो जाता है, सिर्फ बदलते ही। तो इसलिए ऐसा ना करें। यहां अगर पूरा रियल नंबर होता, अगर पूरा रियल नंबर होता तो फिर ये एक एक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा रियल नंबर होता तो प्लस का एक भी होता, और प्लस का एक होता तो आपके पास प्लस के एक और माइनस के एक दोनों पे एक आता, माइनस के एक पे भी एक आया और प्लस के एक पे भी आया, तो हम कहते कि एक एक ही नहीं है। क्यों? लेकिन सवाल बनाने वाले ने पहले से ही प्लस वालों को छोड़ दिया, इसलिए सिर्फ एक हिस्सा बचा माइनस वाला, और उस पे एक आएगा, एक पे एक आएगा, एक पे एक आएगा। आपका रिजल्ट खुद बता रहा है कि अगर प्लस और माइनस दोनों ले लो तो फिर आपके सेम मान आ सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस ले लो कहां से? मिले तो ले लो ना, मिले तो ले लो ना। डोमेन ने पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन ने पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि माइनस का है ही नहीं सामान, प्लस का ही है, सॉरी प्लस का है ही नहीं, सिर्फ माइनस वाले हैं। अब सिर्फ माइनस वाले हैं, फिर तो ये बात काम करेगी नहीं, क्योंकि ये बात कहती है कि एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो, और आपका सेम मान आ जाएगा। एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो, बराबर ले लो, लेकिन प्लस माइनस ले लो, आपका आंसर बराबर आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस ले लो कहां से? प्रांत से ही तो लोगे। प्रांत अलाउड ही नहीं कर रहा, प्रांत कह रहा है खाली माइनस वाले हैं। अब खाली माइनस वाले हैं तो आपके पास एक ही बचा, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। देखो कितना बढ़िया बांधा है इसने, इसने बांध दिया आपको। इसको पता था कि ये जो शर्त है ये एक एक ही नहीं होने देगी, और ये ही दिक्कत है, अगर ये हट जाए तो एक एक ही हो जाए। और इसको हटाने का तरीका क्या है? ये शर्त क्या कह रही है? ये शर्त कह रही है एक प्लस लो और एक माइनस लो, बराबर लो, प्लस माइनस लो, आपका उत्तर बराबर आ जाएगा। तो इस शर्त को हटाने का तरीका है कि कोई एक टाइप की चीज ले लो, खाली प्लस वाले ले लो यार, खाली माइनस वाले ले लो, तो ये शर्त लागू होगी नहीं, फिर यही बचेगी, ये बचेगी, तो एक एक ही हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही अच्छा तक में आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इस फंक्शन का इनवर्स निकालिए, इस फंक्शन का इनवर्स निकालिए।
जो शुरुआत में जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो बहुत फिलोसोफर्स ने ढूंढा, बहुत सारे लोगों ने तथ्य को ढूंढा। उसमें अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे पहला जो एब्सोल्यूट ट्रूथ डिफाइन किया गया वो न्यूटन ने डिफाइन किया। न्यूटन ने कहा कि स्पेस, दूरी जो है वो और टाइम, वो किसी के लिए नहीं बदलता। डिस्टेंस, टाइम, ये किसी के लिए नहीं बदलता, ये रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। आज कोई आदमी के लिए समय वैसे ही चलेगा जैसे आपका चल रहा है, जैसे मेरा चल रहा है, या कोई और ग्रह पे बैठा है या कहीं दूर दराज बैठा है तो उसका भी टाइम सेम चलता है। और स्पेस भी सबके लिए सेम है। स्पेस एंड टाइम, आप फ्रेम बदल सकते हैं लेकिन इनको नहीं बदल सकते, ये वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ये न्यूटन का सत्य था। न्यूटन ने टाइम को एब्सोल्यूट कहा था, मतलब वो कहा था जो सत्य है। सत्य है मतलब 2030 अगर पृथ्वी पे घटित हो रहा है तो दूसरे ग्रह को भी पृथ्वी पे 2030 या 2032 जो चल रहा है या 2024 जो चल रहा है वही दिखाई देगा। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं, वो सत्य को दोबारा से रिलेटिव करते, बोले नहीं, जो स्पेस है और जो टाइम है वो दोनों भी रिलेटिव है। जैसे राजस्थान वालों का अपना टाइम है, हरियाणा वालों का अपना टाइम है, पंजाब वालों का अपना टाइम है। हरियाणा पंजाब क्यों, मेरे घर में ही अगर कोई नीचे खड़ा है, कोई ऊपर खड़ा है, तो उसका भी अलग अलग टाइम है। सबके टाइम अपने अपने हैं, अपना अपना समय है सबका, और अपना अपना स्पेस है। तो वो भी रिलेटिव हो गया, तो सब कुछ रिलेटिव हो गया। तो फाइनली फिर बचा क्या? फिर एब्सोल्यूट क्या बचा? फिजिक्स ने भी मान लिया कि भाई कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जिस भी चीज को आप कह रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दूसरी चीजों से कनेक्टेड है, और दूसरी चीजें ही आपको डिफाइन करेगी कि आप क्या है, वरना कुछ कोई तय ही नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया कि जब आप नॉर्मली स्कूलों में होते हैं, स्कूलों में आप पढ़ते हैं, आप टॉपर होते हैं, आप 60% बना लो, आपकी क्लास में किसी ने भी 60 नहीं बनाए तो आप बहुत होशियार हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, वहां पे सारे बच्चे 70 से ऊपर है, आप 60 वाले हैं, तो आप उनमें सबसे मूर्ख कहलाओगे। तो एक टाइम में आप बहुत इंटेलिजेंट कहला रहे थे, एक टाइम में आप सबसे मूर्ख कहला रहे हो। तो क्या सत्य है? सबसे इंटेलिजेंट होना, क्या वो सत्य था? नहीं। तो क्या वो सत्य है मूर्ख कहलाना? नहीं, वो भी सत्य नहीं। तो फिर सत्य है क्या? बोले आप दो जगह पे खड़े थे, चलिए एक और क्लास में चले गए, वहां पे सब 60-60 वाले ही हैं, 60-60 वाले हैं, वहां पे आप क्या कहलाएंगे? एवरेज। अब ना आप मूर्ख हैं, ना आप ज्ञानी हैं, आप औसत है, क्योंकि सारी क्लास के यही नंबर है। ये लो, तो इसका मतलब आप क्या हैं? आप होशियार हैं। इससे क्या मिला? ये एक पैराडॉक्स पे फंस गए आप, ऐसी जगह फंस गए। अगर आप क्लास ए के हिसाब से बोलेंगे तो आप इंटेलिजेंट थे, क्लास बी के हिसाब से देखेंगे तो आप मूर्ख थे, क्लास सी के हिसाब से देखेंगे तो आप औसत थे। तो अब आपका सत्य है कौन सा? तो जवाब है आपका कोई सत्य नहीं है। जो सत्य आपको चाहिए उस क्लास में चले जाओ। अगर आपको ज्ञानी कहलाना है तो ए में चले जाओ, मूर्ख कहलाना है तो सी में चले जाओ, और एवरेज कहलाना है, एवरेज कहलाना है तो सी में चले जाओ। है ना? तो कमाल की बात है। इसलिए अपनी संगति चेंज कर लो। अगर आपके विचार नेगेटिव हो तो अपनी संगति अच्छी बना लो, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो 10 टू दी पावर x को आप y नाम दे दो, माना 10 टू दी पावर x बराबर y। एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए आसान हो जाए मामला, इसलिए 10 टू दी पावर x का नाम y रख लिया। और फिर 10 टू दी पावर माइनस एक्स का मान हो जाएगा y की पावर -1। y तो दिया हुआ है तो कुछ और नाम रख लो फिर, चलो, y तो बंदे ने दिया हुआ है तो हम z रख लेते हैं। z, तो वो वहां पे रख लो, ये आपका z, और वो आपका z माइनस z इनवर्स बटा z प्लस z इनवर्स। ये हो गया z² -1। सब पदों को एक तरफ कर लो, हमें z निकालना, z वाले पदों को एक तरफ कर लो, y(z²)
माइनस जेड स्क्वायर कॉमन, अब z का मान रख दो, z का मान है 10 की पावर x, दोनों तरफ log 10 लेने पर ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन y की जगह अगर x के रूप में लिखते हैं इसको तो b आंसर हो जाता, तो ये b आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इनवर्स फंक्शन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला एक फंक्शन है द फंक्शन एफ एन से एन में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है। तो क्या ये सरजेक्टिव मतलब आच्छादक, इंजेक्टिव मतलब एक एक ही, क्या ये एक एक ही है? इंजेक्टिव मतलब एक एक ही, सरजेक्टिव मतलब आच्छादक जिसे ऑन टू भी कहते हैं, बाइजेक्शन मतलब एक एक ही प्लस आच्छादक। और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये फंक्शन कौन सा है? तो ये फंक्शन ये बराबर कर दिया, 3 से 3 काट दो, 2 से 2 सॉरी पहले 3 से 3 फिर 2 से 2 हट जाएगा और x बराबर y आ जाएगा, जो कि कंफर्म करता है कि एक एक ही है। आच्छादक, आच्छादक तो ये नहीं दिख रहा, आच्छादक तो ये नहीं दिख रहा। अगर हम y का मान 4 लेते हैं और इससे डिमांड करते हैं कि y बराबर 4 ला के दिखाओ, जो कि 4 नेचुरल नंबरों में आता है, सह प्रांत में 4 है, तो हमने 4 की डिमांड की कि 4 ला के दिखाओ। तो 4 लाने के लिए इसे x का मान रखना होगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो 4 निकालने के लिए सह प्रांत में 4 है, कन्फर्म है। इस 4 के लिए हमें जो x का मान चाहिए वो चाहिए हाफ, और हाफ इसके पास है नहीं। इसका मतलब है एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए x नहीं है, नहीं है इसका मतलब आच्छादक नहीं हो सकता। तो फिर एक एक के आच्छादक भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक ही। अगला ये है एक एक ही फलनों की संख्या। दो समुच्चों के बीच में एक एक ही फलनों की संख्या कितनी होती है? एक एक ही फलनों की संख्या, थोड़ा ध्यान देना। एक एक ही फलनों की संख्या, ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए में m अवयव है और बी में n अवयव है। ए में अवयवों की संख्या m है और बी में अवयवों की संख्या n है। ए में तो पहली शर्त ये कहती है कि अगर ये देखो एन ए और एम एन, ठीक है ना,
ए में हमने अवयवों की संख्या मानी है ए एम, और बी में मानी है एन, जो बी में अवयव है वो एन माने, ठीक है ना। तो अगर यदि अगर m छोटा है, m बड़ा है, m बड़ा है n से, तब तो कोई भी एक ही फलन नहीं बनेगा। हाँ, कोई नहीं बनेगा। अगर m बड़ा है, m बड़ा है मतलब a में ज्यादा अवयव है, b में कम अवयव है, तो एक भी आच्छादक फलन नहीं बनेगा, एक ही फलन नहीं बनेगा। और m और n अगर बराबर है तो फैक्टोरियल n बनेंगे, और अगर m n से छोटा है तो इसकी संख्या होगी npm, यानी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस m। ये तीन स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियों में। अगर प्रांत के पास ज्यादा अवयव है सह प्रांत के मुकाबले, एक ही फलन बन ही नहीं सकता। अगर प्रांत में ज्यादा है, प्रांत में ज्यादा है किसके, सह प्रांत के मुकाबले, तो एक ही फलन बन ही नहीं सकते। वो आप ट्राई करके देख सकते हो कि अगर प्रांत के पास ज्यादा अवयव आ जाए, प्रांत के पास ज्यादा अवयव आ जाए, मान लो प्रांत के पास 3 अवयव आ गए, 1 2 3, और परिसर जो सह प्रांत है उसके पास 2 ही अवयव है, तो इसमें आप एक ही नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो देखो, क्यों नहीं बना सकते, साफ है। एक पर एक कनेक्ट होगा, एक पर एक कनेक्ट होगा, तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, और फलन में बच सकता नहीं है, फलन में प्रांत में बच नहीं सकता, तो इसे बचाना है नहीं, तो इसको जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा किसी न किसी के साथ, और जिसके साथ भी जोड़ोगे फिर वो एक ही नहीं रहेगा, फिर वो एक ही नहीं रहेगा। ये देखो, अगर आपने इसके साथ जोड़ दिया तो फिर 2 पे 1 आ गया, 2 पे 1 आ गया तो फिर एक ही नहीं रहा। इसलिए अगर प्रांत में ज्यादा अवयव होते हैं, अगर प्रांत में सह प्रांत के मुकाबले ज्यादा अवयव होते हैं, तो एक ही फलन बन ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया 0। ठीक है, अगर प्रांत बड़ा है सह प्रांत से, तो एक ही फलन नहीं बन सकते। ठीक है ना। हाँ, तो फिर फल या तो फलन नहीं बनेगा तो खाली छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे तो फलन नहीं बनेगा, और फलन बनाओगे तो बहु एक ही बनेगा, एक ही तो नहीं बन सकता। या तो फलन ही नहीं बने, खाली छोड़ दो, फलन नहीं बनेगा, और अगर फलन बनाना चाहते हो तो फिर बहु एक ही बनेगा, एक ही नहीं बनेगा। तो ये होगी हमारी संख्या। तो इसमें क्या पूछा है, ए समुच्चय के अंदर m अवयव है, बी समुच्चय में n अवयव है, और m जो है वो n से छोटा या बराबर है, ये वाली कंडीशन है, तो फिर इतने होंगे। वैसे बराबर वाली कंडीशन इसमें कवर हो जाती है, इसमें इसलिए कवर हो जाती है अगर m और n बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर होते ये 0 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाता है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को एक साथ भी रख सकते हो, इन दोनों को एक साथ भी रख सकते हो, एक में ही कवर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आता है आच्छादक फलनों की संख्या। आच्छादक फलनों की, अच्छा ये पहले वापस से क्वेश्चन वही आ गया। अगर ए से ए में, ए समुच्चय से ए समुच्चय में कितने एक ही फलन बन सकते हैं, ए समुच्चय से ए में, फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, इंजेक्टिव मतलब एक ही, ए समुच्चय से ए समुच्चय में कितने एक ही फलन बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें अवयव कितने हैं, एन, एन अवयव है, तो दोनों बराबर हो गए, ये भी ए है वो भी ए है, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो अवयव बराबर हो गए, आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल एन। एक ही फलनों की संख्या फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, ए और ए हो गए, तो पहले वाले में भी ए है, दूसरे वाला भी ए है, तो पहले में भी एन अवयव है, दूसरे वाले में भी एन अवयव है। जब दोनों में एन अवयव है तो दोनों समान हो गए, और समान होते ही एक ही फलनों की संख्या फैक्टोरियल एन हो जाती है, तो फैक्टोरियल एन होगी। अगला क्वेश्चन, ये जटिल है। अब इसे समझो, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करना
अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये फलन जो है वो एक एक ही है, यह फंक्शन 1 1 है, यह फंक्शन 1 1 है। इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका एक सरल तरीका है, वैसे तरीके और भी हैं लेकिन वो बहुत जटिल है। जो मेन तरीका हम इस पे यूज करते हैं कि ये फलन एक एक ही है, तो बताओ ए का मान क्या होगा, ए क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक वर्धमान और हाशमान कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वर्धमान और हाशमान, इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग, वर्धमान एवं हाशमान। इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन एक टाइप का है, मिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है, नहीं। अगर कोई फलन इंक्रीजिंग है या बढ़ रहा है या घट रहा है तो वह फलन हमेशा एक एक ही होता है, वह फलन हमेशा एक एक ही होता है। देखो अगर कोई फलन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये देखो ये बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि हर x के मान पे अलग आंसर आ रहा है, हर x के मान पर, जैसे x1 पे अलग y1 अलग आ रहा है, x2 पे अलग, x3 पे अलग, हर x के मान पे अलग आ रहा है, क्योंकि ग्राफ वो है जो कभी मुड़ के देखता ही नहीं है, कभी वापस आ ही नहीं रहा, तो सेम मान मिलेगा कैसे, हर बार आपको अलग मिलेगा, अलग x अलग y, हर बार अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बढ़े जा रहा है, कभी पीछे मुड़ के आ ही नहीं रहा, तो मान को रिपीट कभी करेगा ही नहीं। किसी भी x के मान पे जो आंसर आ रहा है वो कभी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि बंदा हर बार नए मान ग्रहण कर रहा है, हर बार नए मान ला रहा है, और हर बार नए ला रहा है इसका मतलब हर x पे नया आंसर आ रहा है, तो एक एक ही फलन हो जाएगा। तो जब कोई फलन इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग ले लो, डिक्रीजिंग की भी यही कहानी है, अगर फलन डिक्रीजिंग हुआ तो भी वही बात है ना, हर बार नया आंसर ले रहा है, हर बार नया, हर x के मान के ऊपर नया y आएगा, हर x के मान पर नया y, इस x के मान पे ये y, इस x के मान पर ये y, इस x के मान पर ये y, इस x के मान पर ये y, किसी और x के मान पे कोई और y, हर बार नया, क्योंकि नीचे गिर रहे हैं ना, तो जो मान ये आ चुका, मान लो ये 5 था, तो 5 आ चुका तो 5 दोबारा नहीं आएगा, फिर 5 से कम ही आता जाएगा, तो हर बार और कम और कम और कम आता रहेगा, लेकिन रिपीट तो नहीं होगा ना, रिपीट तो नहीं होगा, तो वो एक एक की आच्छादक, सॉरी एक एक की फलन जो है वो बन जाते हैं। तो जब भी कोई फलन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, चाहे कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना खेले, बढ़े चढ़े वो वाला गेम ना खेले, वो गेम फिर दिक्कत खड़ी कर देता है। जैसे साइन है, साइन क्या होता है, इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर देता है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें फलन कुछ देर बढ़ा फिर कुछ देर बाद गिर जाता है। अब गिरने से क्या होता है, एक ही y का मान 2 बार आ जाता है, ये देखो एक ही y का मान 2 बार आ जाता है, एक बार x1 पे आ गया और एक बार x2 पे आ गया, एक ही y 2 बार आ गया, एक ही y 2 बार आ गया, क्योंकि इसने क्या किया, पहले बढ़ा तो बढ़ते टाइम पे जो जो मान ग्रहण किए थे वापस नीचे आया, तो वही मान वापस ग्रहण कर लिए, तो रिपीटेशन हो गया मानों का, और रिपीटेशन होते ही फिर एक एक ही नहीं रहा, रिपीटेशन होते ही फिर एक एक ही नहीं रहा। गौर करो, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, तो जो जो मान चढ़ते टाइम पे ग्रहण किए थे, अगर आप मान लो जिन सीढ़ियों से जा रहे हैं उन्हीं सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं, तो वही सीढ़ियां वापस आ जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, है ना। या तो आप जा रहे हैं वापस ऊपर, नीचे आए नहीं, ऊपर ही ऊपर जाते जाएं, तो कोई सीढ़ी रिपीट नहीं होगी, या नीचे आए तो भी कोई सीढ़ी रिपीट नहीं होगी, लेकिन आप सीढ़ियों से जाएं और वापस आए तो फिर रिपीटेशन हो जाता है, फिर वो सीढ़ी 2 बार आ जाती है, हर सीढ़ी 2 बार यूज हो गई, एक बार जाते समय एक बार आते समय, जिससे 2 बिंदुओं पे सेम मान आ गया, 2 बिंदु थे फिर भी सेम मान आ गया। तो ये हो जाता है कि या तो फलन सिर्फ बढ़े, केवल वर्धमान हो, या केवल हाशमान हो, वो फलन जो घटता और बढ़ता दोनों हो, इसका मतलब है वो अपने मान को रिपीट करेगा, अपने मानों को रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो फिर वो एक एक ही नहीं हो सकता, ठीक है ना।
तो हम कहते हैं कि फलन दोनों में से कोई एक हो, कोई भी एक हो जाए, चाहे वर्धमान हो जाए और चाहे हाशमान हो जाए, लेकिन कोई एक हो, दोनों मिक्स ना हो, दोनों मिक्स ना हो। और वर्धमान की शर्त होती है कि अवकलन का मान हमेशा प्लस आना चाहिए। एक्स का मान मैं प्रांत में से कुछ भी रखूं, प्रांत में से एक्स का मान कुछ भी रखूं, अवकलन का मान हमेशा प्लस आना चाहिए पूरे प्रांत पर, पूरे प्रांत पर। जो प्रांत दिया गया है उस प्रांत पर फलन का मान प्लस का आना चाहिए, फिर माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस अलाउड नहीं है। ऐसे ही हाशमान में हमेशा अवकलन का मान माइनस का आना चाहिए, अवकलन का मान प्लस आए या माइनस आए, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है। प्लस आ रहा है मतलब वर्धमान है, माइनस आ रहा है मतलब हाशमान है, यानी मिक्सअप है। कॉकटेल नहीं चाहिए, और कॉकटेल हुआ तो फिर एक एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉकटेल होने का मतलब बढ़ रहा भी है फिर घट रहा भी है। अवकलन का मान प्लस का भी आ गया, अवकलन का मान माइनस का भी आ गया। प्लस का आने का मतलब बढ़ भी रहा था, माइनस आया मतलब घट भी रहा है। अब बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो पुनरावृत्ति हो रही है, और फिर पुनरावृत्ति होगी तो एक ही नहीं हो सकता, बस अटक जाएगा मामला। यही हो गया, यहाँ पे मामला अटक गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ में देखना, हमें कहा गया है कि फलन 1 1 है, इसका मतलब या तो ये वर्धमान है, दिया हुआ है, मैं नहीं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, दिया हुआ है, कह रहा 1 1 है, 1 1 है, इसका मतलब 1 1 है, इसका मतलब इसका अवकलन या तो प्लस का है हमेशा हर एक्स के मान के लिए, या फिर माइनस का है, दोनों में से कुछ तो है। तो इसका अवकलन कर लो, इसका अवकलन कर लो। अवकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 2x a प्लस 2 प्लस 3a, ये अवकलन का मान आ गया। ये अवकलन का मान या तो 0 से बड़ा है और या फिर 0 से छोटा है, या बड़ा है या छोटा है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों में से एक बात सत्य है, या तो ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 0 से छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी 0 से बड़ा हो गया और कभी छोटा, कभी कभी नहीं है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, वो नहीं है, हमेशा एक ही ख्याल आएगा, या तो बड़ा है तो फिर हमेशा ही बड़ा आएगा, एक्स का मान कुछ भी रखो बड़ा ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, या फिर 0 से छोटा ही आएगा, कभी कभी वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। तो पहले हम लेके चलते हैं, एक बार बड़े वाला ले लेते हैं, एक बार छोटे वाला ले लेते हैं, गणित है, सारी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, तो सारी स्थितियां लेके चलते हैं। पहले 0 से बड़ी वाली ले लेते हैं, फिर 0 से छोटी वाली ले लेते हैं। 0 से बड़ी वाली ली 3x², इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा जगह चाहिए, ठीक है, थोड़ा बारीक कर दिया इसको, आ जाओ, अब एक बार बड़ा और एक बार छोटा दोनों कवर करते हैं। वो रहा 3x² प्लस 2 a प्लस 2 x प्लस 3a, एक बार ग्रेटर देन 0 लिए। अब कोई भी द्विघात समीकरण अगर प्लस की आती है तो इसका मतलब है इसके मूल काल्पनिक है, इसके मूल काल्पनिक है। याद करो असमीका याद करो, असमीका में क्या बताया था, कोई भी द्विघात समीकरण अगर सिर्फ प्लस की आती है, अगर कोई द्विघात समीकरण में माइनस आती नहीं है, इसका मतलब मूल है ही नहीं, उसके माइनस आएगी कैसे, क्योंकि अगर मूल होते तो उसके बीच में वो हमेशा माइनस की आती। और ये कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है एक्स वाली, वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, और हमेशा 0 से बड़ी आएगी,
इसका मतलब है इसके मूल काल्पनिक है, इसके मूल है ही नहीं, और मूल नहीं है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो b की जगह ये रहा, ये b है, ये a है, ये c है। b का मान 2, a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 3a लेस देन 0। सॉल्व करने पर 4a स्क्वायर प्लस 4 9 चौक 36a 1/4 से गुणा करने पर 1/4 से गुणा करने पर ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, गुणनखंड आ गया a माइनस 4 और a माइनस 1। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में 1 से लेकर 4। तो जवाब है 1 से लेकर 4 तक। क्या है ऑप्शन? जवाब है हाँ, है ये रहा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बनती है कि हमने दूसरा ऑप्शन तो ट्राई नहीं किया। हमने कहा था कि ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन वाला तो छोड़ दिया। चलो लेस देन वाला भी ट्राई करते हैं, कुछ निकल के आता है क्या। लेस देन वाला लेंगे तो 3x स्क्वायर अब ऑप्शन 2 ट्राई किया, ऑप्शन 2 संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण का मान हमेशा माइनस आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा माइनस आए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी द्विघात समीकरण का मान प्लस आए माइनस आए दोनों आए आ सकता है, प्लस आए माइनस आए आ सकता है, केवल प्लस आए आ सकता है, प्लस और जीरो आए आ सकता है, लेकिन केवल माइनस का आए, हमेशा ही माइनस का आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ यही वाला आंसर आंसर है। तो दूसरी स्थिति में कोई आंसर नहीं है, सिर्फ पहली स्थिति में आंसर है 1 से लेकर 4 तक। दूसरी स्थिति बेकार है। तो ये है हमारा सवाल। तो याद रखिएगा, एक हमारे पास जो अवकलन है वो हमारी बहुत मदद करता है, थोड़ा सा अवकलन मिक्स किया है और ये हमारी मदद करता है एक एक की आच्छादक। अब ये शर्त आप आच्छादक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आच्छादक में भी आपकी मदद करता है। कोई फलन अगर इंक्रीजिंग है तो वो आच्छादक भी है, वो आच्छादक भी है। अगर आप इसे देखें तो ये भाई आच्छादक भी है। ये देखो, ये आच्छादक भी है। अगर आप इन्हें देखें और जाने तो ये आच्छादक भी है। आच्छादक भी क्यों है? क्योंकि हर y के लिए x है, हर y के लिए x है, प्रत्येक y के लिए x है। देखो, हर y के लिए x है। तो इसका मतलब है आपका आच्छादक भी चेक हो गया। तो जब कोई फलन वर्धमान हो या हाशमान हो तो फिर वह फलन एक एक की एवं आच्छादक दोनों होता है, एक एक की एवं आच्छादक दोनों होता है। यहाँ पे अवकलन हमारी बहुत अच्छी मदद कर देता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको एक एक के आच्छादक चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अवकलन करो, अवकलन अगर वर्धमान आ गया तो समझ जाओ वो एक एक की एवं आच्छादक दोनों है, बस काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या।
अगर ए में m अवयव है और बी में n अवयव है तो आच्छादक फलनों की संख्या बराबर होगी, अगर n बड़ा है और m छोटा है तो आच्छादक फलनों की संख्या होगी 0। अगर सह प्रांत में देखो, एक एक की तब नहीं बनता, एक एक की तब नहीं बनता जब प्रांत में ज्यादा अवयव होते हैं। आच्छादक तब नहीं बनता जब सह प्रांत बड़ा होता है। अगर सह प्रांत बड़ा है तो आच्छादक फलन बन ही नहीं सकता। अगर सह प्रांत बड़ा है, सह प्रांत अगर बड़ा है प्रांत से, तो आपके आच्छादक फलन बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? ट्राई कर लो। सह प्रांत बड़ा लो, ये रहा और ये रहा, 1 2, 1 2 और 3। अब आच्छादक फलन बना के दिखाओ, आच्छादक फलन बना के दिखाओ। तो एक से तो एक कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। दूसरे को आप इसी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आच्छादक नहीं होगा क्योंकि 2 खाली छूट गए। इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो 1 छूट गया। अब ये बंदा किसी एक के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, चाहे इसके साथ करवा लो, चाहे इसके साथ करवा लो, चाहे इसके साथ करवा लो। जिसके साथ भी करवाओगे एक तो खाली बचेगा ही बचेगा, एटलीस्ट एक तो खाली बचेगा। हो सकता है 2 खाली बच जाए। अगर मैं इसके साथ जोड़ देता हूं तो 2 खाली बच जाएंगे, इसके साथ जोड़ दिया तो 2 खाली बच जाएंगे, और इसके साथ जोड़ता हूं तो 1 खाली बच जाएगा। यानी खाली तो बचेगा। और एक अवयव को 2 के साथ जोड़ नहीं सकता वरना फलन नहीं रहेगा, फलन की परिभाषा गलत हो जाएगी। फलन की परिभाषा के हिसाब से 1.2 से जुड़ नहीं सकता तो फलन नहीं रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आच्छादक नहीं बना सकता, आच्छादक नहीं बन सकता। अगर n और m बराबर है तो फैक्टोरियल n, लेकिन अगर n छोटा है, m बड़ा है, प्रांत बड़ा है, सह प्रांत छोटा है, तो आच्छादक फलन बनेंगे और उनकी संख्या आप इस फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे। r बराबर 0 से लेकर -1 की पावर r NCR n-r की पावर m, और ये जाता है n तक, r बराबर 0 से लेकर n तक। ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें मान क्या रखना है, यहाँ पे भी 3 अवयव है, पहले वाले समुच्चय में 3 अवयव है, मतलब जो m का मान है वो 3 है और n का मान 2 है। m का मान 3 है और n का मान 2 है। पहले वाला समुच्चय में 1, 2, 3, प्रांत में 3 अवयव है और सह प्रांत में 2 अवयव है। तो m का मान 3 हो गया, n का मान 2 हो गया। तो यहाँ देख सकते हो कि m बड़ा है n से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज करो। r बराबर 0 से लेकर n तक, n कितना है इस सवाल के लिए? m तो 3 है, n 2 है, n 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, -1 की पावर r, n का मान 2, CR, n का मान 2, 2 r की पावर 3। अब इसे बारी बारी से r का मान रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। r का मान पहले 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर -1 की पावर 0 + 1 हो जाएगा, 2C0 का मान 1 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। r बराबर 0 रख दिया, r बराबर 1 रखने पर जैसे ही 1 रखोगे -1 की पावर 1 1 आ जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आपके 2 आ गया, तो -2 प्लस
आर का मान 2 रखते ये 0 हो जाएगा, आर का मान 2 रखते ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 8 - 2 यानी 6। तो 6 आच्छादक फलन यहाँ पर बनेंगे। आच्छादक फलनों की संख्या होगी 6। तो आच्छादक फलनों की संख्या होगी ब्रह्मोत्तर 6 होगी, 7 नहीं 6। सही है। 2C1 का मान हो गया 2। ये अगर आपने फाउंडेशन वाले लेक्चर देखे हो तो उसमें ये करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने फाउंडेशन वाले देखे हो तो फाउंडेशन वालों में करवाया हुआ है ये एक एक की फलन। उसमें ये भी बताया हुआ है कि कैसे बनते हैं, एक एक फलन बनते कैसे हैं, आच्छादक कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है कि बाइजेक्शन कितने होंगे, एक एक की भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों कितने बनेंगे। ए में 3 अवयव है, एम में 3 अवयव है, एन में 2 अवयव है। तो बाइजेक्शन नहीं बन सकते, बाइजेक्शन नहीं बन सकते क्योंकि बाइजेक्शन एक एक की और आच्छादक दोनों मांगता है। बाइजेक्शन एक एक की और आच्छादक दोनों मांगता है, और दोनों मांगता है तो दोनों में ही थोड़ा सा विरोध है। एक एक ही तब काम नहीं करता जब प्रांत बड़ा हो, अभी दिखाया था। एक एक ही तब काम नहीं करता जब प्रांत बड़ा हो, है ना। नंबर एक एक ही तब काम नहीं करता जब प्रांत बड़ा हो। अगर प्रांत बड़ा हुआ तो एक एक ही फलनों की संख्या 0 होगी, और सह प्रांत बड़ा हुआ तो आच्छादक फलनों की संख्या 0 होती है। तो इसका मतलब अगर प्रांत बड़ा हो गया, अगर प्रांत बड़ा हो गया तो एक एक ही नहीं बन सकता, सह प्रांत बड़ा हो गया तो आच्छादक नहीं बन सकता। और अगर आपको एक एक ही आच्छादक दोनों चाहिए, एक ही फलन में अगर दोनों गुण चाहिए, तो आपका प्रांत और सह प्रांत बराबर होना चाहिए। प्रांत और सह प्रांत बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर आपके एक एक के आच्छादक नहीं बन सकते। जवाब है 0, क्योंकि इस केस के अंदर m बड़ा है और n छोटा है, इसलिए कोई एक एक ही नहीं। आच्छादक तो बन जाएगा लेकिन एक एक ही कोई नहीं है, एक एक ही नहीं बनेगा, कोई एक एक ही नहीं। आच्छादक बनेंगे, आच्छादक है, बिल्कुल आच्छादक है, लेकिन इसने बाइजेक्शन मांगा है। बाइजेक्शन का मतलब है कि एक एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे m बड़ा है। m बड़ा है, प्रांत बड़ा है तो एक एक ही नहीं हो सकता, सह प्रांत बड़ा है तो आच्छादक नहीं हो सकता। और अगर आपको एक एक ही आच्छादक दोनों चाहिए, खाली एक मांग लो, खाली आच्छादक मांग लेते। पिछला सवाल ही है, खाली आच्छादक मांगा था, 6 आ गए थे, 6 आ गए थे। लेकिन इस बार एक एक की और आच्छादक दोनों मांग रहा है, दोनों मांग रहा है तो दोनों में पहले अवयव बराबर करो, दोनों में बराबर अवयव होंगे तो ही एक एक के आच्छादक दोनों हो सकते हैं, वरना कोई एक होगा, वरना कोई एक होगा। अगला सवाल, एफ एन से एन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कौन है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, एफ एन से एन में परिभाषित है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कौन सा है, एक एक ही है। तो जवाब है हाँ है, एक एक ही है, क्योंकि आप ये शर्त लगा सकते हो एफ एक्स बराबर एफ वाई। इनको एक तरफ कर लो, एक्स माइनस वाई कॉमन,
तो ये कह रहा है एक तो तब जब x बराबर y हो, एक तब जब y बराबर -x-1 हो। तो ये शर्त नहीं काम कर सकती, ये शर्त काम नहीं कर सकती। ये इसलिए काम नहीं कर सकती कि x का मान रखने पर y का मान माइनस का आएगा, और नेचुरल नंबरों में माइनस का होता ही नहीं है। तो ये वाली शर्त तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो सिर्फ यही शर्त एक बच रही है, सिर्फ यही एक शर्त बच रही है। तो वो अपने आप खत्म हो गई, मात्र एक शर्त बची है, और ये शर्त बची है, इसका मतलब एक एक ही है। एक एक ही है, ठीक है। क्या ये आच्छादक है? क्या ये आच्छादक है? जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इससे कोई डिमांड करें, फॉर एग्जाम्पल हम इससे कहें भाई हमें 1 ला के दे, हमें 1 ला के दे, हमें 1 चाहिए, तो ये कहेगा ठीक है ला दूंगा। और जिन बिंदु पे ये हमें 1 ला के देगा, वो एक तो 0 होगा और एक -1 होगा, और 0 और -1 दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है, दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपका 1 नहीं आ सकता, आपका 1 नहीं आ सकता। आपका 1 नहीं आ सकता। है ना? तो क्या बचा? खाली 1 1, बट नॉट ऑन टू। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्या ये जो फंक्शन है, अब ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें आप जो है वो अपना एफ एक्स बराबर एफ वाई वाला काम नहीं करेगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात और है, ये रियल नंबर से रियल नंबर है। अब आप आउकलन की मदद ले सकते हैं, आप आउकलन की मदद ले सकते हैं। पिछले सवाल में हमने आउकलन क्यों काम में नहीं लिया? क्योंकि पिछले सवाल में नेचुरल नंबर थे, और नेचुरल नंबर लगातार नहीं होते, नेचुरल नंबर लगातार नहीं होते, और लगातार नहीं होने की वजह से आउकलन नहीं किया जा सकता। अब देखो इसने गलत नहीं किया, अगर कोई ने आउकलन करके चेक किया और वो कह रहा कि बाइजेक्शन है या आच्छादक है, तो आउकलन करने से पहले भी एक शर्त होती है कि जहां आप आउकलन कर रहे हैं वो संतत होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए आपका डोमेन। तो यहाँ आपका डोमेन लगातार नहीं है, नेचुरल नंबर टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में होता, अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में होता, तो फिर ये आच्छादक होता, तब ये आच्छादक होगा, तब आपका वो फलन वाला आउकलन वाला सिस्टम काम कर जाता है। आउकलन वाला केवल तब काम करता है जब आपका रियल नंबर से रियल नंबर हो, या कंटिन्यूअस डोमेन हो, लगातार हो, टूटा हुआ नहीं हो। ऐसे ना हो एक फिर बीच में कुछ नहीं है, 2 3, देखो आंसर तो आया ही था, एक पर आंसर तो आया ही था, लेकिन डोमेन के कंटिन्यूअस ना होने की वजह से, पूरा न होने की वजह से ये नहीं मिले हमें, ये अवेलेबल नहीं हो पाए। तो इसलिए अवकलन लगाने से पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवकलन का जो गुण है वो सातत्यता का गुण है। अवकलन तब काम करता है जब आप सातत्य शर्त के साथ लगाते हैं, नियमितता के साथ, जो निरंतरता है उसके साथ लगाते हैं। नेचुरल निरंतर नहीं है, क्योंकि नेचुरल में पहले 1 आता है, 1 के बाद फिर सीधा 2 आता है, 2 के बाद फिर सीधा 3 आता है, तो बीच में जगह खाली है। और इस केस में कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि आप रियल नंबर टू रियल नंबर है, पूरे रियल से रियल में, है ना? तो यहाँ पे आप अपना अवकलन जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ अवकलन ही बढ़िया काम करेगा, और मेथड जो है वो परेशान कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स। और हम देख सकते हैं कि कोस चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी
-1 से ऊपर, -1 से नीचे और +1 से ऊपर नहीं जा सकता। यानी कुछ भी हो, इसके अवकलन का मान हमेशा प्लस का आएगा। ये मान हमेशा प्लस का आएगा, क्योंकि कॉस ज्यादा से ज्यादा उछल कूद करेगा भी तो -1 तक चला जाएगा। नीचे से नीचे -1 तक, ऊपर से ऊपर +1 तक। तो आप कुछ भी रख लो, उत्तर, ओवरऑल उत्तर हमेशा प्लस का ही आता रहेगा। और प्लस का आता रहेगा मतलब अवकलन धनात्मक है, और अवकलन धनात्मक है इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है इसका मतलब एक एक की आच्छादक है। एक एक की आच्छादक है, बाइजेक्शन है। तो ये सवाल बड़े ही आराम से, बड़े ही सरल तरीके से हो गया। अगर हम इसे कोई और तरीके से करते तो ये बहुत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि साइन एक्स आया हुआ है और साइन एक्स को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता। अवकलन ने हमारी जान बचा ली, इस कंटिन्यूटी में अवकलन ने हमारी जान बचा ली। ठीक है, इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो चीजें होती है ना, जैसे रामावतार पूछ रहा है कि सर इसमें 5 की प्री इमेज कौन है, अगर 5 निकालना हो तो एक्स क्या रखें। तो अब ये साइन के मान हमें टेबल नहीं पता, हमें टेबल नहीं पता, और टेबल पता भी है तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इनकी पता है। तो जो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ से एक्स के मान निकालने की, हम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ जो एक्स के मान की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2x प्लस साइन एक्स को अगर हम 5 रखें तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा नहीं निकलेगा ये हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन ही है। नामुमकिन है ये कर पाना कि एक्स का मान क्या हमसे निकल पाएगा, क्या हम एक्स का मान निकाल पाएंगे। जवाब है मुश्किल है, क्योंकि इनको सॉल्व करना हमारे नॉर्मल मेथड जो अभी तक है वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए फिर हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, संख्यात्मक विश्लेषण है, उसकी मदद लेनी पड़ती है इनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक बात कंफर्म है कि आंसर आएगा, एक बात कंफर्म है कि आंसर आएगा। कैसे पता चला कि आंसर आएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें और 5 को यहाँ लाएं तो हम देख पा रहे हैं कि x का मान अगर मैं 2 रखता हूं, x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 2x का 4 हो जाएगा, और या 1 मान लीजिए, छोटा ही रख दे, 0 रख देते हैं। अगर मैं 0 रख देता हूं तो 0 रखने पर माइनस का 5 आएगा, इसका आंसर -5 आएगा। और x का मान अगर मैं 4 रख देता हूं, x का मान 4 रखने पर ये 8 आ जाएगा, और 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा। साइन का मान चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना, 4 आ जाएगा या 4 से थोड़ा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो लगभग लगभग 4 के आसपास ही आ जाएगा। यानी इसका मान माइनस और प्लस दोनों का आ रहा है। और अगर किसी फलन का मान माइनस और प्लस आ रहा है, इसका मतलब बीच में 0 और 4 के बीच में जरूर कोई एक्स का मान ऐसा भी है जिसपे पूरा पूरा 0 भी आएगा, और पूरा पूरा 0 आएगा यानी इस फलन का मान 5 आएगा, है ना। अब ये निकालने मुश्किल है, तो इनको ग्राफ की सहायता से सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका डायग्राम, ठीक है।
अब जैसे पूछ रहे थे कि सर y बराबर 5 के लिए क्या होगा, y बराबर 5 के लिए क्या होगा, तो y बराबर 5, तो y बराबर 5 के लिए x का मान होगा आपका 2.058। अगर आपको 5 चाहिए तो 5 के लिए आप रखो 2.058, 0.258 रखो, आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रनिंग शुरू कर देता हूँ। जैसे आपको जो चाहिए मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। ये लो, ये देखो, आपको जो भी चाहिए, दिख रहा है, आपको जो y चाहिए, ये हमेशा इस रेड ग्राफ को काटेगी, हमेशा इस रेड ग्राफ को काटेगी। कहीं रोक लो, ठीक है, कहीं भी रोक लो आप, ये ब्लू लाइन हमेशा रेड ग्राफ को काटेगी, हमेशा। और जो मान आपको चाहिए, मुझे चाहिए 7, तो ये रहा 7 के लिए आपको रखना होगा 3.81, 3.81 रखते ही आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर से शुरू करें, और बोलो और कौन सा चाहिए, कुछ भी रेंडमली। माइनस का 5.4 चाहिए, माइनस का 5.4 चाहिए, तो आप रख दो माइनस का 2.341, माइनस का 2.341 रख दो, आपको मिल जाएगा। अब आप इस ग्राफ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि और की आपको क्या चाहिए। जो चाहिए, मैं 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, चलो इतना ही है, 5,000 के ले लिया मैंने। ग्राफ एकदम एकदम सीधा दिखने लग गया बेचारा। एक्चुअली सीधा इसलिए दिखने लग गया कि 2,000 का गैप ले लिया मैंने। अब 2,000 का गैप लोगे तो वो जो उतार चढ़ाव है ना, वो फ्लैट दिखने लग जाते हैं, फ्लैट दिखने लग जाते हैं। यही वो बड़ा कारण है, यही वो बड़ा कारण है। जो पृथ्वी है वो गोल है, और गोल होने के बावजूद भी हमें वो सीधी दिखाई देती है। पृथ्वी गोल होने के बावजूद भी हमें सीधी दिखाई देती है। उसका बड़ा कारण है कि वो जो घुमाव है ना, वो इतनी बड़ी है कि वो घुमाव आपको फ्लैट दिखने लग जाता है। देखो, ये घुमाव है, ये घुमाव है, यकीन मानिए ये घुमाव है, ये सीधी लाइन नहीं है, ये ऐसी थी बेचारी। इस तरीके से ये लाइन जो थी ये घूमी हुई थी, यूं घुमाव थे इसके अंदर, लेकिन घुमाव चले गए बेचारी के, इसलिए कि हमने गैप इतना ज्यादा लिया, इतना बड़े बड़े गैप लिए, धीरे धीरे सीधी हो गई। 10-10 हजार का गैप ले लिया, अब 10,000 का गैप लेती है, सीधी हो गई। लेकिन बात अभी भी वही है, बात अभी भी वही है। नंबर बोलो क्या चाहिए, तो एक काम करते हैं, 10,000 मांगते हैं, बड़ा नंबर मांगते हैं। चलो ये रहा, और ये देखो ये लाइन इसे काटे जाएगी, और कहीं भी रखोगे इसको, कहाँ काट रही है, ये रहा। जो चाहिए हाथ रखो, ये रहा। अगर आपको 21,000 चाहिए तो आपको 10,499.743 रखना होगा, और ये रखते ही आपका, तो आप इसे एक चीज से भी देख सकते हैं, अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो इसका मतलब है कि हर वाई पे एक एक्स आएगा। इसलिए वर्धमान मांगते हैं, वर्धमान हो चाहे हाशमान हो। देखो वर्धमान होने का क्या फायदा हुआ कि कुछ भी वाई लो,
है ना, नियमितता चाहिए। पिछले वाला में दिक्कत क्या आ गई थी, पिछले वाले भाई साहब ने हमारी जो दिक्कत खड़ी की थी वो थी नियमितता नहीं थी, कंटिन्यूटी नहीं थी उसके अंदर, और उसकी कंटिन्यूटी की वजह से मामला अटक गया। अगर कंटिन्यू होता, है ना, एक तो लगातार होता नंबर 1, और नंबर 2 लगातार के साथ एक चीज और होती, एक तो लगातार होता जैसे ये ग्राफ है, और एक खाली वर्धमान या हाशमान में से कोई एक होता। एक तो उसका जो अंतराल होते, जो उसके समुच्चय हैं वो लगातार होते, लगातार होते। नंबर 2 लगातार होते, ध्यान रखिए, एक तो लगातार होता फर्स्ट वन, सेकंड वर्धमान या हाशमान में से कोई एक होता। पिछले वाले ग्राफ में क्या दिक्कत आ गई थी और इसमें क्या दिक्कत नहीं आ रही, वो है आप कोई भी वाई उठाओगे उसको ले जाके करोगे तो लाइन को स्ट्राइक, जो कर्व है उसको स्ट्राइक करेगा, काटेगा, और कर्व को जहां भी काटेगा वहां पे एक्स का मान भी होगा, तो हर वाई के लिए एक्स होगा, है ना, हर वाई के लिए एक्स होगा, हर वाई के लिए एक्स होगा, क्योंकि वर्धमान है ना, हाशमान होता तो दिक्कत हो जाती। अब ये आधा वर्धमान आधा हाशमान होता तो दिक्कत खड़ी कर देता, तब ये क्या करता, यूं जाता और यूं जाके यूं आ जाता, और यूं जाके यूं करता, तो एक ही वाई पर 2x आ जाते, एक ही वाई पे 2x आ जाते। कुछ वर्धमान होता और कुछ हाशमान होता तो दिक्कत हो जाती। अब खाली वर्धमान है, इसका मतलब ऊपर 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 जाया जाएगा, तो हर वाई के लिए, हर वाई के लिए सिर्फ एक एक्स, हर वाई के लिए एक एक्स, हर वाई के लिए एक एक्स, क्योंकि जो भी वाई मांगोगे यहां से बोलो कौन सा चाहिए, जो भी मांगोगे, समझ रहे हो, तो हर वाई के लिए एक्स हो जाएगा। अब पिछले वाले में क्या दिक्कत आई थी वो देखो, पिछले वाले की दिक्कत देखो कहाँ प्रॉब्लम आई थी। पिछले वाला भी तो अवकलन करके देखा था, कई बच्चों ने अवकलन किया था, और अवकलन करने के बाद उन्हें वो सेटिस्फाई वाला आंसर नहीं मिला। पिछली बार दिक्कत ये थी, पिछली बार आपका जो फलन था वो ऐसे था, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब इनमें क्या हुआ, आपने मांग लिया, इसमें दिक्कत ये होती है, आपने मांगा, देखो ये भी वर्धमान है, वर्धमान है, लेकिन इसमें जगह खाली है, और जगह खाली होने की वजह से वी मिस द शॉट। ये देखो ये वाला पॉइंट ये चाहिए मुझे, और ये चाहिए, तो ये गया 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 गया, ओ सॉरी, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। तो पिछले वाले में ये दिक्कत थी, पिछले वाले में जो एन से एन में था ना, एक x² + x+1 जो ले रहे थे, उसमें आपने कई लोगों ने अवकलन करके देखा, और अवकलन करके देखा और देखा हाँ ये तो वर्धमान ही आ रहा है। वो जो देखा था उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें दिक्कत वो थी, उसमें वो दिक्कत थी कि बीच में जगह खाली थी, और जगह खाली होने की वजह से कहीं ना कहीं पर बंदा मिस कर रहा था। मान लीजिए ये 5 है या 2 है या 8 है, जैसे इस 2 को देखो, अब ये रहा 2, ये रहा 2, 2 देखो, 2 के लिए कोई डॉट नहीं है, 2 के लिए कोई डॉट नहीं है, 2 खाली हो गया, तो 2 के लिए कोई एक्स आया ही नहीं, 2 के लिए कोई, अगर ये नियमित होता तो, लगातार होता तो हर वाई के लिए एक्स। बात समझ रहे हैं, भावनाएं समझ रहे हैं हमारी। कि कहाँ गड़बड़ थी पिछले वाले में, क्यों हम नियमितता मांगते हैं, क्यों हम सातत्य मांगते हैं, क्यों कंटिन्यूटी मांगते हैं। कंटिन्यूटी नहीं मांगोगे तो फिर जगह बीच में खाली रह जाएगी, और वाई के लिए एक्स होगा इसकी गारंटी नहीं रह पाती। वाई तो है, लेकिन वो वाई के लिए कोई एक्स टकरा ही नहीं रहा, खाली जगह है बीच में। और अगर ये खाली जगह ना होती और ये लगातार होता यूं, तो पक्की बात है टकराता, हर टकराव के लिए एक एक्स जरूर होता, हर टकराव के लिए एक एक्स जरूर होता। फिर इसको बिना काटे पार कर ही नहीं सकते आप, लेकिन अगर जगह खाली हो तो बिना पार किए भी निकल सकते हो। हाँ, इंटीजर के लिए वही है, इंटीजर में भी क्या होता है, इंटीजर में भी आप पॉइंटों पे चलते हैं तो जगह खाली होती है बीच में, और जगह खाली होती है तो फिर वो आपका अवकलन काम, अवकलन जो कर रहा है, अवकलन कर रहा है कंटिन्यूटी के लिए, वो कंटिन्यूटी है ही नहीं, तो अगर वहां पे आप अवकलन का इस्तेमाल करोगे तो गलत नतीजे मिलेंगे, क्योंकि अवकलन बना हुआ है कंटिन्यूटी के लिए, अवकलन ने गलत नहीं किया,
अवकलन ने तो बेचारे ने सही बताया था, लेकिन वो जो आपके समुच्चय था वो डिस्क्रीट था, मतलब टुकड़ों में था और जगह खाली थी, और खाली जगह होने की वजह से आपके वाई के लिए एक्स टकरा ही नहीं रहा। और आप जो आउटलाइन कर रहे थे, जब भी आप आउटलाइन करते हैं तो आप पहले ये मान के चलते हैं और ये कह के चलते हैं या ये गारंटी लेके चलते हैं कि मेरा फलन कंटिन्यूअस है, तब आउटलाइन होता है। अगर हम सीधा आउटलाइन कर देंगे तो वैसे ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आउटलाइन के लिए किसी फलन का संतत होना जरूरी है, ग्राफ लगातार हो ये जरूरी है। अब कोई ग्राफ लगातार है ही नहीं और उसका आउटलाइन कर रहे हो तो गलत तो वही हो जाता है। आउटलाइन नहीं होने वाली जगह पे आउटलाइन कर दिया हमने। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ ये कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ और क्यों इस सवाल ने हमारा भला किया। सेव कर दिया था ना। ठीक है, चलो, फाइनली कितने हो गए सवाल। आज शाम को फिर जो YouTube वाली क्लास है वो 5 बजे है आज। शेड्यूल हो गया होगा या तो आप तक शेड्यूल पहुंच गया होगा। आज क्लास जो ग्रुप थ्योरी की क्लास है वो शाम को 5 बजे है। एक बार हो गया क्या? अपकमिंग क्लास क्या शेड्यूल है, 1 मिनट। बिल्कुल शेड्यूल हो गया है और YouTube वाली क्लास जो है वो शाम को 5 बजे है। ठीक है, चलो, यहाँ तक हो गए हैं और बाकी सवालों को आगे करेंगे। थोड़ा सा इनको वापस से पढ़िएगा, वापस से करिएगा। यहाँ तक हो गया है और समझे कि अवकलन ने कितनी बढ़िया मदद कर दी हमारी, वरना इस क्वेश्चन को हम कभी भी इस तरीके से टैकल नहीं कर पाते कि y रख के x निकाल दो। ऑब्वियसली बात है y के लिए x है, लेकिन ऐसी कोई विधियां अभी हमारे पास नहीं है जिससे हम y के लिए x निकाल सके, तो इस वजह से यहाँ पे अटक जाता। लेकिन अवकलन ने हमारी वो प्रॉब्लम आसान कर दी। अवकलन एक दूसरा टूल था जिसने प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करके हमें निजात दिला दी। ठीक है, नहीं आज एसिम्पटोट्स की क्लास नहीं होगी। आज बस शाम को सिर्फ एक ही क्लास होगी 5 बजे YouTube वाली। फिर उसके बाद आप लोग एकदम फ्री हैं, आप अपने हिसाब से पढ़िए और कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। टेस्ट सीरीज आज हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबल, या तो आज शुरू हो जाएगी और आज नहीं होगी तो कल से शुरू हो जाएगी।